हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? फाइन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि डाइपोल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क कितना होगा, और उसके बाद उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ डाइपोल। ओके। और जो डाइपोल होती है उसका टाइम पीरियड कितना आता है, ऑसिलेशन करे तब, वाइब्रेशन करे तब, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं लगाऊंगा टाइटल यहाँ पे, और हम पहले यहाँ पे डिफाइन करेंगे टॉर्क कितना लगता है। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल in a uniform magnetic field। फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं, एक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल यानी कि मैग्नेट कंसीडर करते हैं, बार मैग्नेट, जिसका साउथ पोल मान लो नीचे की तरफ लाई कर रहा है और नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ है, इस तरह से। ओके। और उसने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाया हुआ है। आप वही थीटा एंगल यहाँ पे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो हर जगह पे थीटा ही होगा क्योंकि पैरेलल लाइन को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ओके। अब हमने यहाँ पे एक डाइपोल को रखा हुआ है, मैग्नेटिक डाइपोल को, तो बट ऑब्वियसली एज वी नो कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑलवेज साउथ टू नॉर्थ होती है, अंदर की तरफ। ये हमने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि डाइपोल के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी, तो इस तरफ होगी। और मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरफ है, इस तरफ। तो अब देखो दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा है। ये अपना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब फ्रेंड्स, जैसे ही हमने मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, उनके दोनों जो पोल हैं उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो यहाँ पे लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो क्या होगी, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगती थी एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई, एफ ई इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, राइट। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल में फोर्स लगती थी, इलेक्ट्रिक फोर्स। उसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। इस वाले पोल के ऊपर इस तरफ लगेगी एम बी, और इस वाले पोल पे भी उतनी लगेगी एम बी, राइट। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे मैं डैश डैश लाइन ड्रॉ करूँ तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, राइट। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने इस एक्सिस के रिगार्डिंग। ये हमारा थीटा एंगल है मान लो, राइट। इसको हम ले लेते हैं ए बी और यहाँ पे सी, राइट। इस तरह से हमने ले लिया। तो अब आप देखो कि हमें इसके ऊपर लगने वाला फोर्स दोनों एंड पे पता चल गया, और हमें यहाँ पे डिफाइन करना है टॉर्क, राइट। तो पहले हम लिख सकते हैं, अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है कि प्लेस अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल दैट इज ट्वाइस एल। इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो मैं लिखता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस मैग्नेट इज डिफाइंड एज, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो अब 2l है, यहां पे हम ले लेते हैं ट्वाइस l, ये लेंथ है अपने मैग्नेट की, राइट। तो ट्वाइस l, और दोनों में से किसी भी एक पोल की पोल स्ट्रेंथ m, दोनों में से किसी भी एक पोल की पोल स्ट्रेंथ m, राइट। वो हमें यहां पे मिल गया। अब हम यहाँ पे उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क डिफाइन करें। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है फोर्स जितना इस तरफ होगा उतना ही उस तरफ भी होगा, राइट। लेकिन टॉर्क क्या करेगा, इसको रोटेट कराने की ट्राई करेगा। फोर्स तो इक्वल और अपोजिट होंगे,
तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी देखा था कि फोर्स की वैल्यू 0 आ रही थी, लेकिन टॉर्क 0 नहीं आ रहा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो फोर्स लगेगा इस एंड पे इस तरफ और इस वाले एंड पे इस तरफ लगेगा। तो यहाँ पे टॉर्क उसको घुमाएगा। तो टॉर्क की अगर हम फॉर्मूला डिराइव करें यहाँ पे, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इज डिफाइंड एज टॉ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फ्रेंड्स यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या होगा, तो अगर मैं ये फोर्स लूं तो हमारा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, देखो आप, राइट। और यही फोर्स को मैं यहाँ एक्सटेंड करूं तो भी यही परपेंडिकुलर आएगा। तो हमें चाहिए यहाँ पे ए बी, ये डिस्टेंस ए बी चाहिए, ये वाला, राइट। तो ए बी डिस्टेंस हमें किस तरह से मिलेगा, देखो फ्रॉम डायाग्राम। फ्रेंड्स यहाँ मुझे पता है कि जो टॉर्क है रिजल्टेंट क्वांटिटी वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से मैं यहाँ पे एंगल कौन सा ले लूंगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आएगा अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड यहां पे हमें मिल रहा है ए बी, जो कि हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और हाइपोटेनस हमें मिला ट्वाइस एल। तो ए बी हमारा यहां पे आ गया ट्वाइस एल साइन थीटा, राइट। ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो टॉर्क है हमारा उसमें फोर्स, तो दोनों में से किसी भी एक पोल पे लगने वाला फोर्स हमारा है एम बी। तो हम लिख लेंगे एम बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया हमारा ट्वाइस एल साइन थीटा, राइट। अब आप देखो कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये एम टू एल को साथ में लिख लूंगा और बी इंटू साइन थीटा। तो एम टू एल हमारा क्या आया था, ये रहा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो उसको यहाँ पे हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ले लेंगे एम बी साइन थीटा, राइट। ये हमारा आ गया, ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ डाइपोल दैट इज एम बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल है। अगर मुझे यहाँ पे एंगल को डिसअपियर करना हो तो मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकता हूं एम क्रॉस बी का, टॉ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, राइट। तो ये मैग्नीट्यूड चाहिए हो तब, और आई कैप जे के वाले क्वेश्चन आए तब हम डायरेक्टली टॉ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी यहाँ पे लिख सकते हैं। फ्रेंड्स एक दूसरी बात, अगर आपको यहाँ पे टॉर्क जो लग रहा है उसकी डायरेक्शन निकालनी हो तो आप क्या करोगे, राइट हैंड की फिंगर्स को एक्सपांड करोगे, उसके बाद फिंगर्स को हम लगाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट और बाउंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये हमारी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन रेड पेन और ये ब्लैक पेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो मुझे फिंगर लगानी है रेड पेन की तरफ और बाउंड करनी है ब्लैक पेन की तरफ, राइट। इस तरीके से तो बोर्ड के अंदर की तरफ हमारा ये थंब जाएगा, तो टॉर्क की डायरेक्शन हमारी उस तरफ होगी, राइट। तो ये राइट हैंड से आप टॉर्क की डायरेक्शन पता कर सकते हो। पहला वेक्टर वहां पे हमारे फिंगर्स को रखनी है और सेकंड वेक्टर जिस तरफ है वहां तक हमारी फिंगर को बाउंड करनी है। तो थंब ऑटोमेटिक हमें शो क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क शो करेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन शो कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे स्पेशल केसेस देखें तो स्पेशल केसेस हमारे क्या होंगे, तो जब भी देखो हमारी ये डाइपोल ऐसा ही चाहेगी कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग पैरेलल अलाइन करें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करें, क्योंकि यहाँ से उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो उसको घुमा के ऐसा चाहेगा कि यहाँ पे अलाइन कर दें, और जैसे यहाँ पे अलाइन हो जाएगी टॉर्क लगना बंद हो जाएगा। पैरेलल में टॉर्क नहीं लगता, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में टॉर्क लगना बंद हो जाएगा। तो देखो अगर हमारी डाइपोल पैरेलल अलाइन हो गई तो पैरेलल मतलब ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और डाइपोल हमारी रोटेट करती करती क्या होगी, रोटेट करती करती इस तरफ अलाइन हो जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में। यहाँ पे हमारा होगा साउथ पोल, यहाँ पे होगा नॉर्थ पोल, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, थीटा 0 हो जाएगा।
तो एम बी साइन 0 0, तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। सेकेंड थिंग, अगर डाइपोल हमारी वर्टिकल आ जाती है इस तरीके से, तो हमारा टॉर्क, इसमें टॉर्क मिनिमम टॉर्क यानी 0 ही है मिनिमम, और यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक मोमेंट कुछ इस तरफ होगी और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो दोनों के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा थीटा, तो थीटा 90 बनने से टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन 90, साइन 91 आएगा, तो ये टॉर्क हमारा मैक्सिमम टॉर्क कहलाएगा, मैक्सिमम टॉर्क। तो यहाँ पे लगने वाला टॉर्क अपना मैक्सिमम होगा, समझ आया ना फ्रेंड्स। तो ये अपना मैक्सिमम टॉर्क आया, वहाँ पे 0 टॉर्क आया। और बट ऑब्वियसली अगर डाइपोल हमारी 180 पे होगी, एन यहाँ पे एस यहाँ पे, तो साइन 180 बनेगा, और साइन 180 भी 0 ही आना है, तो वहाँ पे भी टॉर्क नहीं लगेगा। ओके, अब फ्रेंड्स अगर हमारी डाइपोल को हमने इस तरह से रखा है और हमें ये पता करना है कि घूमते वक्त उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, तो वो भी हम यहाँ पता कर सकते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और डायग्राम पे मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ, और उसके अंदर स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं, जिस तरह से हमने चैप्टर नंबर 1 में, राइट, डाइपोल के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स के जरिए जो टॉर्क आया था वो निकाला था P क्रॉस E, राइट। उसी तरह से हमने यहाँ निकाला M क्रॉस B। वहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 2 में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो निकाली थी। यहाँ पे हम निकालेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑन अ डाइपोल, राइट। तो जितना हम वर्क डन करेंगे उतनी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगी। तो अब मैं टाइटल भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे हम टाइटल लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल पे लगने वाली पोटेंशियल एनर्जी या उसके अंदर स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, बी। अब फ्रेंड्स आप देखो कि अगर इसके अंदर हम एक मैग्नेटिक डाइपोल रख दें जिसका साउथ पोल यहाँ पे, नॉर्थ पोल यहाँ पे, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हमारी यही रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की ये है, और थीटा एंगल के ऊपर अभी हमारी डाइपोल लाई कर रही है। तो अभी हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, mb, और यहाँ पे इस तरफ फोर्स लगेगा mb। इलेक्ट्रिक डाइपोल में तो क्या होता था, माइनस और प्लस पोल होता था, तो एक माइनस क्यू ही आता था, एक प्लस क्यू ही आता था, राइट। लेकिन यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ दोनों की सेम है, ओके। जितनी लाइंस नॉर्थ में से निकलेगी उतनी लाइन साउथ में एंटर करेगी, यानी पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू यहाँ पे कैसे आएगी, सेम आएगी फ्रेंड्स, समझ आ रहा है ना। इसीलिए यहाँ पे ये क्या करेगी, डाइपोल को घुमाना चाहेगी। अब डाइपोल के ऊपर टॉर्क लग रहा है इस तरफ, राइट, लेकिन अगर हम डाइपोल को अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल टॉर्क लगाएं तो उसके अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, और वो जितना भी हम वर्क डन करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ, दैट इज टॉ एक्सटर्नल, वो जितना भी हम यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे, दैट वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। जितना भी हम वर्क डन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे उतना सारा वर्क डन यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, और जैसे हम डाइपोल को छोड़ देंगे वापस वो सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे कि इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क कितना होगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल in uniform magnetic field is defined as tau is equal to m क्रॉस b, और अगर हमने यहाँ पे क्रॉस हटा लिया तो हो जाएगा हमारा एम बी साइन थीटा, ये वाला tau is equal to एम बी साइन थीटा, ये हमारे टॉर्क की वैल्यू आ गई, टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, राइट।
अब देखो आप, अब हम किस तरह से करते हैं फ्रेंड्स। यहां पे अब हमें एक्सटर्नल टॉर्क लगाना है, तो एक्सटर्नल टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो एंगुलर फॉर्म में वर्क डन के बराबर आएगी। आप देखो तो वर्क डन टू रोटेट डाइपोल, पहले हम स्मॉल वर्क डन यहां पे करते हैं, राइट। एकदम डाइपोल को धीरा सा हल्का सा हम इसको डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, तो वो हमारा वर्क डन आएगा DW, राइट। और लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क हमारा हमें उतना ही टॉर्क लगाना है जितना डाइपोल यहाँ पे इस तरफ उसको टॉर्क लग रहा है। लगाने वाला हमारा जो एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो इतना ही होगा जितना डाइपोल के अंदर लग रहा है, राइट। तभी ये डाइपोल अपनी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन कर पाएगी, राइट। तो टॉ एक्सटर्नल हमारा इसके बराबर ही होगा, राइट। तो ये भी हमारा टॉ एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा, हमें उतना ही लगाना है यहाँ पे। और मान लो हम यहाँ से एकदम छोटा सा, एकदम हल्का सा स्मॉल एंगल डिस्प्लेस कर रहे हैं d थीटा, ओके। अब हमने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एंगल से उसको डिस्प्लेस करते 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 कोई दूसरे एंगल पे ले गए, तो जहाँ से हमने स्टार्ट करा था उसको हम θ1 मान लेते हैं, और जहाँ पे हम स्टॉप करेंगे उसको मान लो हमने θ2 मान लिया एंगल। तो θ1 से θ2 तक हमने यहाँ पे मान लो डिस्प्लेसमेंट करा। तो कितना वर्कडन हमें करना पड़ा, तो पूरा वर्कडन इंटीग्रेशन के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग इट ऑन बोथ साइड, यहां पे हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन तो एक्सटर्नल इंटू d थीटा। DW हमारा हो जाएगा W और θ1 से θ2 एंगल, और टॉ एक्सटर्नल हमारा यही आएगा MB साइन थीटा d थीटा। अब MB तो हमारा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, क्योंकि एक बार मैग्नेट ले लिया तो मैग्नेटिक मोमेंट तो चेंज होने से रही, यानी कि चेंज नहीं होगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा कांस्टेंट है, तो उसको हम यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे। तो बाकी बचेगा हमारा θ1 से θ2 साइन थीटा d थीटा। और फ्रेंड्स इंटीग्रेशन तो आपका बहुत पक्का है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस थीटा, एकदम सही जवाब आपका। तो यहाँ पे हमारा वर्कडन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और एंगल हमारा आएगा θ1 से θ2। अब हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे फ्रेंड्स, तो पहले हमारी लिमिट कौन सी आएगी, अपर लिमिट थीटा के बदले, फिर अपना फॉर्मूला में लगने वाला माइनस, ब्रैकेट में ये वाला माइनस वापस, और फिर हमें रखनी है लोअर लिमिट। आपको अच्छे से पता ही है, एक बार वापस बता रहा हूं मैं। पहले हमें क्या करने का मित्रों, माइनस कॉस को माइनस कॉस ही रखने का, लेकिन थीटा की जगह θ2, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस कॉस θ1। तो W इज इक्वल टू MB माइनस कॉस θ2 माइनस माइनस प्लस कॉस θ1। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, MB ब्रैकेट में कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, राइट। ये हमारा वर्कडन आ गया। लेकिन हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि जितना हम इसके ऊपर वर्कडन करेंगे वो सारा वर्कडन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेगा, राइट। तो वर्कडन हियर, वर्कडन is stored in the form of potential energy। तो वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिफाइन करेंगे, तो U इज इक्वल टू MB ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2, इस तरह से हो जाएगा, राइट। तो ये हमारी वर्कडन, हमारा जो वर्कडन है वो पूरा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ। फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक स्पेशल केस लेते हैं। मान लो हमारी डाइपोल ऐसे एकदम वर्टिकल हो गई है। जब डाइपोल वर्टिकल होती है तब उसके अंदर एनर्जी जीरो होती है। उसके बाद अगर हम उसको घुमाना स्टार्ट करें तो पर्टिकुलर थीटा एंगल पे कितनी एनर्जी स्टोर कर पाएगी वो हमें पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ, हियर कंसीडर θ1 इज इक्वल टू 90। हमने 90 क्यों कंसीडर करा फ्रेंड्स, कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, राइट। तो θ1 हमारा 90 होगा और θ2 हम थीटा ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिलेगा MB cos 90 माइनस cos थीटा, राइट।
तो U इज इक्वल टू एम बी कॉस 90 जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें यहां पे मिली माइनस एम बी कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। और अगर हम इस यहां से कॉस थीटा हटा लें तो m डॉट बी, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट आ रहा है, ये हमारी मैग्नेटिक मोमेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, और ये अपना मैग्नेटिक फील्ड और वो भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो फ्रेंड्स जब भी आप अगर एंगल को यहाँ पे रिमूव करना चाहो तो हमें यहाँ पे दोनों के ऊपर वेक्टर लगाने पड़ेंगे, और क्योंकि हमारी रिजल्टेंट क्वांटिटी यहाँ पे स्केलर है इसीलिए बीच में डॉट आएगा। यहाँ पे देखो वेक्टर थी तो क्रॉस आया था, राइट। तो ये चीज बहुत ही बेसिक सी है जो आपने चैप्टर नंबर 4 में ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से लर्न करी है 11th स्टैंडर्ड में, राइट। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसको मिटा के इसके केसेस यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके ऊपर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में और जेईई में जो हम अभी करेंगे, राइट। तो इसके जो स्पेशल केसेस हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये हमारा फॉर्मूला कब लगेगा, जब अलग अलग दो एंगल बता रखे हो, लेकिन ये हमारा कॉमन फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस फ्रेंड्स, जब भी हमारा डाइपोल जो है वो पैरेलली अलाइन कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड के, मान लो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक डाइपोल उसके पैरेलल अलाइन कर रहा है इस तरह से, राइट। तो U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस जीरो, कॉस जीरो 1, यानी कि यहां पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी आएगी मिनिमम। इट कंटेन्ड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। जब भी डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लाई करेगी तब हमारी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी, और उस पोजीशन को हम बोलेंगे मैक्सिमम स्टेबल पोजीशन। इट इज कॉल्ड मैक्सिमम स्टेबल पोजीशन। ये हमारी मैक्सिमम स्टेबल पोजीशन आएगी, राइट। तो ये आपको पता ही है फ्रेंड्स। इस पोजीशन में अगर मैं डाइपोल को थोड़ा भी टिल्ट करता हूं, थोड़ा भी धक्का देता हूं, तो वापस यहीं पे आ जाएगी, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम स्टेबल पोजीशन है। हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड 11 में कि ये पोजीशन जो आती है ये बॉल की, वो मैक्सिमम स्टेबल पोजीशन है। मैं अगर इसको इस तरफ धक्का दूं या इस तरफ धक्का दूं, वापस वो वहीं पे आ जाता है। उसी तरीके से डाइपोल की मैक्सिमम स्टेबल पोजीशन रहेगी, वापस वो वहीं पे आ जाएगी, राइट। अब हम सेकंड केस करते हैं जिसमें हम एंगल लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट केस था, इसमें हम एंगल लेंगे 180 डिग्री, राइट। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर हम डाइपोल को रखते हैं N और S, ये हमने कर लिया। N यहां पे, S यहां पे। अब आप देखो मैग्नेटिक मोमेंट हमारी इस तरफ लाई कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरफ लाई कर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल यहाँ 180 बन रहा है। और जब भी हमारा एंगल 180 बनेगा तो ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि cos 120 माइनस 1/2 और cos 180 माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा cos 180 है, तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा U इज इक्वल टू प्लस एम बी, राइट। तो यहां पे हम लिखेंगे इट कंटेन अ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तो वो कंटेन करेगा, लेकिन ये पोजीशन ऐसी है कि वहां पे मैक्सिमम अनस्टेबल है डाइपोल हमारी, ओके। इट इज कॉल्ड मैक्सिमम अनस्टेबल। यहां पे हम लिख सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसी तरीके से ये हमारा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल का मतलब ऐसा है कि थोड़ा भी हमने धक्का दे दिया
तो डाइपोल तो मजे से यहाँ पे आ जाएगी वापस अपनी पोजीशन पे। वो तो यही चाहती है कि यहाँ पे रहे, पर जबरदस्ती इसको हमने यहाँ लाके रखा है। थोड़ा भी हमने हल्का सा भी देखो, बॉल हमारा मान लो यहाँ पे हो, थोड़ा सा भी धक्का दिया इधर या उधर तो बॉल चला जाएगा, राइट। इस तरीके की पोजीशन हमारी ये होती है मैक्सिमल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। और यहाँ पे थर्ड केस हमारा कि जब भी डाइपोल हमारी 90 डिग्री पे लाई करती है फ्रेंड्स, तब हमारी स्टोर होने वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाती है। U इज इक्वल टू एम बी कॉस 90, कॉस 90 हमारा जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर नहीं करेगी। स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? जीरो, राइट। तो फ्रेंड्स ये हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करी कि फॉर्मूला क्या आता है, उसके स्पेशल केसेस क्या आते हैं, और अगर दो एंगल हमें बता रखे होते हैं कि यहाँ से यहाँ हमने मूव करा तो फिर ये फॉर्मूला हमें अप्लाई कर लेने का। अगर पहले एंगल के बारे में जानकारी नहीं हो तो याद रखना है हमें कि उसको हमें जीरो लेना है, राइट। यानी कि वो पैरेलल अलाइन कर रही होगी जो उसकी मोस्ट स्टेबल पोजीशन है, ओके। अब फ्रेंड्स मान लो हमने एक नीडल को रखा हुआ है या मैग्नेट को रखा हुआ है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वाइब्रेशन का, वो टाइम पीरियड कितना आएगा वो हमें पता करना है, राइट। तो यहाँ पे हम टाइम पीरियड पता करते हैं कि टाइम पीरियड कैसे पता करा जाता है। तो ये हमारी जो डायग्राम है उसको हम रखते ही हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल हो तो बेटर रहता है, लेकिन अभी मैंने मैग्नेट ड्रॉ कर रखा है तो वो रखेंगे हम तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और हम यहाँ पे उसके ऊपर होने वाला टाइम पीरियड डिफाइन कर लेते हैं, उसका टाइम पीरियड कितना आता है वो डिफाइन कर लेते हैं। जब भी वो ऑसिलेशन करेगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा वो हम यहाँ पे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ उसकी कंपैरिजन करके समझ सकते हैं, राइट। तो देखो when dipole is placed in uniform magnetic field, torque acting on it is tau is equal to mb sin थीटा। ये आपको पता है अच्छी तरह से, राइट। अब देखो फ्रेंड्स, हियर एज वी नो कि जब उसकी एंगुलर मोशन होती है तो उस पर लगने वाला टॉर्क आई अल्फा के बराबर आता है, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। जो हमने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हम यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें मिल जाएगा आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लिखा है, तो जैसे ही हम डाइपोल को इस तरफ रोटेशन कराएंगे तो उसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क, राइट। तो रिस्टोरिंग की वजह से वो वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया है। वैसे भी जब डाइपोल हमारी क्लॉकवाइज रोटेशन करने का ट्राई करती है तो उसका साइन हम नेगेटिव लेते हैं, ये हम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे जो अल्फा होगा वो हमारा आएगा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, राइट। तो अल्फा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, एंगल यहाँ पे काफी स्मॉल होने की वजह से अप्रोक्सीमेट हम ले लेते हैं थीटा, तो साइन थीटा को हमने मान लिया थीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, तो माइनस एम बी थीटा। ये आई को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले लेते हैं, तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा डिवाइड बाई आई, राइट। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, ओके। अब आप देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये एक काम करते हैं, ये माइनस को, माइनस वाली जो टर्म है उसको हम इस साइड लाकर प्लस कर देते हैं। देखो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस, अगर ये हमारी टर्म इस तरफ आ गई तो क्या हो जाएगा, प्लस एम बी थीटा अपॉन आई,
इज इक्वल टू 0, राइट। ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इसको हम कंपेयर करेंगे अपने एंगुलर SHM के साथ। ओके, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसका इक्वेशन हमने डिराइव करा था डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लेते हैं 4। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। जैसे ही हम इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस एम बी थीटा अपॉन आई दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा। डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अपना, थीटा थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर हमारा आ जाएगा एम बी अपॉन आई। ओमेगा स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, एम बी अपॉन आई। अब फ्रेंड्स अगर हम इसका रूट निकाल लें तो हमें मिलेगा अंडर रूट एम बी अपॉन आई। हमें ये मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी अपॉन आई। और जैसे ही हमें पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 पाई न्यू आती है, 2 पाई न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी अपॉन आई। और फ्रीक्वेंसी को अगर हम टारगेट करेंगे तो 2 पाई नीचे अंडर रूट एम बी अपॉन आई। इस तरह से हमें ये मिल जाएगा, राइट। न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एम बी अपॉन आई। ओके फ्रेंड्स, अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी हमारी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो अगर मैं यहाँ पे ही 2 पाई बाई टी ले लेता हूँ तो हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ पे उल्टा कर देना होगा, राइट। तो उल्टा कर दें तो 2 पाई नीचे आई ऊपर अपॉन एम बी और टी इज इक्वल टू 2 पाई ऊपर अंडर रूट आई अपॉन एम बी। तो ये हो गया अपना टाइम पीरियड। फ्रेंड्स अगर आपको टाइम पीरियड बता रखा हो, इसमें टाइम पीरियड बता रखा हो, इस तरह से हम टाइम पीरियड तो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट बता रखी होनी चाहिए। लेकिन मान लो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, टाइम पीरियड बता रखा है, तो इसका आप स्क्वायर करो दोनों तरफ। स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आई अपन एम बी मिल जाएगा। और जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड को सब्जेक्ट करेंगे, टारगेट करेंगे, 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये अपना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम टी स्क्वायर। ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला आ गई, राइट। इस तरह से हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये जो है ये टाइम पीरियड आया, राइट। तो इसका यूज मैग्नेटोमीटर में करा जा सकता है। अब मैग्नेटोमीटर क्या चीज है, मैग्नेटोमीटर किस में यूज आएगा, तो मैग्नेटोमीटर दो मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट को कंपैरिजन करने में आता है। हम वहां पे दो डाइपोल की डाइपोल मोमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का डीप फाइंड कर सकते हैं, राइट। अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, उसमें मैग्नेटोमीटर का यूज आता है। और इसके ऊपर से क्वेश्चन हमें जेईई में आए हुए हैं। तो ये 3 टॉपिक हमने डिस्कस करे आज। तो अब हम इसके करते हैं न्यूमेरिकल्स, राइट। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं, 2 नीट के हैं और 2 जेईई के हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है नीट 2016 फेज 2 का। A bar magnet is hung by a thin cotton thread in a uniform horizontal magnetic field and is in equilibrium state. उसको हमने equilibrium state में लगा रखा है। The energy required to rotate it by 60 degrees W. उसको 60 डिग्री रोटेट करने के लिए हमने W जितना यहाँ पे वर्क डन करा है, राइट। नाउ द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द मैग्नेट इन दिस पोजीशन इज, उसी पोजीशन में अगर हमें उसको रखना है मैग्नेट को, तो कितना टॉर्क चाहिए होगा उसको। तो फ्रेंड्स देखो पहले हम यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला लगाएं, तो एम बी साइन थीटा, साइन कितना है अपना 60 है, और साइन 60 अपना आता है √3/2, यानी ये हमारा यहाँ पे आंसर आया टॉर्क का। और लगने वाला वहाँ पे वर्क डन कितना होगा, एम बी
कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो एम बी, यहां से अगर मैं एम बी की वैल्यू निकाल लूं तो क्या मिलेगी, 2 तो बाई रूट 3, उसको हम यहां पे रखते हैं 2 तो बाई रूट 3 कॉस 0, पहला एंगल नहीं बता रखा, अब दूसरा 60 है। मैंने आपको बताया पहला नहीं हो तो डाइपोल अपनी नॉर्मल पोजीशन में होती है, राइट। तो 0 एंगल लेंगे हम, नॉर्मल मतलब अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो 0 लेंगे, फिर cos 60, तो 2 टो बाई रूट 3 cos 0 1 माइनस cos 60 1/2 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 1/2, 2 टो बाई रूट 3 1/2, 2 2 कैंसल, तो W अपना यहाँ पे आ जाएगा टॉ डिवाइड बाई रूट 3। हमें यहाँ पता करना है टॉर्क, तो टॉर्क अपना आ जाएगा रूट 3 W। हमारा आंसर आया यहाँ पे डी, रूट 3 W जितना टॉर्क यहाँ पे लगाना पड़ेगा ताकि डाइपोल हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे। ऐसा ही क्वेश्चन हमें आया 2012 में, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं प्री मेडिकल में, लेकिन हमने यहाँ पे इससे 2 क्वेश्चन ही लिए हैं। A magnetic needle suspended parallel to a magnetic field requires root 3 joule work done through angle 60 degree। कितना वर्क डन हमारा यहाँ पे है, रूट 3 जूल जितना, राइट। एंगल हमारा बता रखा है 60 डिग्री। द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन विल बी, अगर हमें इसी पोजीशन में रखना है तो टॉर्क कितना चाहिए हमें, राइट। तो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला आएगा एम बी साइन 60, और वही हमारा साइन 60 आता है एम बी रूट 3/2। अब हम यहाँ पे हमें 60 डिग्री का वर्क डन करना है, तो W इज इक्वल टू एम बी कॉस 0 माइनस कॉस 60। W हमारे पास कितना है, रूट 3 बता रखा है, एम बी कॉस 0 1 1/2, और अगर यहाँ से हम एम बी को सब्जेक्ट बना लें तो 2 टॉ बाई रूट 3 आ जाएगा, उसको हम यहाँ पे रखते हैं। ये रूट 3 जो था वो तो है ही रूट 3, एम बी की जगह अब हम रखेंगे 2 टॉ बाई रूट 3, और ये 1 माइनस 1/2 1/2, 2 2 कैंसल, रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो यहाँ पे हमारा टॉर्क आया 3, राइट। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा IIT 1982 का क्वेश्चन है, राइट। इसमें बोला है अ मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस। जब भी हम मैग्नेटिक नीडल को फ्रेंड्स नॉन यूनिफॉर्म के अंदर रखेंगे तो याद रखना उसके ऊपर फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा, मैंने आपको बताया थियरी में, राइट। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा, अ फोर्स एंड अ टॉर्क, ए हमारा आंसर आएगा। फोर्स तो लगेगा, साथ साथ में टॉर्क भी लगेगा। अभी हमारा JEE मेन 2017 का क्वेश्चन, अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हैज, ओके, अगर हम उसको कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो कौन सा ऑप्शन मैच करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एंगल लेता हूँ 90 डिग्री, तो टॉर्क देखो कितना आएगा, एम बी साइन 91, यानी टॉर्क मैक्सिमम। मुझे पता है आंसर, इसलिए मैं उस हिसाब से ले रहा हूँ, राइट। आपको वेरीफाई कर कर देखना पड़ता है कि कौन से एंगल के लिए हमारे ऑप्शन फिट बैठ रहे हैं, राइट। तो थीटा हमारा 90 है तो टॉर्क हमारा आ गया मैक्सिमम, और उसी एंगल के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमारी आती है 0, क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और टॉर्क मैक्सिमम, 0 पोटेंशियल एनर्जी व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम, तो आंसर आएगा हमारा सी। अब हम और थोड़े क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें 3 और JEE के क्वेश्चन करने हैं। पहले हम करते हैं JEE मेन 2020 का, अ स्मॉल बार मैग्नेट प्लस इन इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री एंगल, एंगल बता रखा है 30 डिग्री, विद एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बता रखा है 0.06, तो 1 2 मैं 2 डिजिट मूव करके इसको -2 टेस्ला ले लेता हूँ। एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 0.018 न्यूटन इंटू मीटर, तो 1 2 3 18 10⁻³ जूल और न्यूटन इंटू मीटर। The minimum work required to it rotate from stable to unstable is, इतना रोटेशन करने के लिए कितना वर्क डन हमें चाहिए वो हमें पता करना है, राइट। तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन 30,
साइन 30 हमारा आ जाएगा 1/2, हमें चाहिए यहाँ पे m, तो 2 टॉ अपॉन बी, टॉर्क हमारा है 18 10⁻³ और b हमारा आ गया 6 10⁻², 6 3 जा 3 2 जा 6, -3 + 2 0.6 न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ पे हमारा m कितना आया, ये रहा m। फ्रेंड्स यहाँ पे m हमारा आया 0.6 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर आता है, यूनिट उसका एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है वर्क डन, तो वर्क डन हमारा आएगा एम बी cos θ1 माइनस cos θ2। स्टेबल टू अनस्टेबल जाना है, तो स्टेबल में एंगल हमारा लगता है 0 और अनस्टेबल में 180 डिग्री, तो यहाँ पे हमारा एंगल आएगा 0 और यहाँ पे आएगा 180 डिग्री। एम बी cos 0 1 माइनस cos 180 -1, तो m हमारा है 0.6, b हमारा कितना है यहाँ पे 0.06 और माइनस माइनस प्लस तो 2 आ जाएगा, राइट। तो वापस हम यहाँ पे डिजिट मूव करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 6 10⁻⁻1 6 10⁻⁻2 इंटू 2, 6 6 36 इंटू 2 72 10⁻⁻3, तो 7 2 वाला एक ही ऑप्शन है। अगर एक और डिजिट हम मूव करेंगे इस तरफ तो 7.2 10⁻⁻2 आ जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो जेई मेन 2022 में पूछा गया, ओके, इसको हम मिटा के यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन में, अ बार मैग्नेट हैविंग अ मैग्नेटिक मोमेंट 2 10⁻⁵ जूल पर टेस्ला, तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारी यहाँ पे 2 10⁻⁵ + 5 जूल पर टेस्ला बता रखी है। इस प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पे 14 10⁻⁵ टेस्ला। द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट स्लोली थ्रू 60 डिग्री इज, अब पहला एंगल नहीं बता रखा हो तो 0, डायरेक्टली दूसरा बता रखा है तो 60 डिग्री, उसमें कितना वर्क डन चाहिए हमें रोटेट करने के लिए वो पूछा है। तो फॉर्मूला आता है एम बी cos 0 माइनस cos 60, आपको याद रह गया होगा फॉर्मूला, W इज इक्वल टू एम इंटू बी ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2, राइट। m इज इक्वल टू और W इज इक्वल टू m हमारा हो जाएगा 2 10⁻⁵, b हमारा हो जाएगा 14 10⁻⁻5 cos 0 1 cos 60 1/2, 14 2 28 10⁻+5 -5 कैंसल, 1 माइनस 1/2 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 14 जूल, तो हमारा आंसर आया 14 जूल, राइट। सॉरी ये तो 1.4 है, 14 जूल। अब देखो फ्रेंड्स 2022 का क्वेश्चन, 2 बार मैग्नेट्स ऑसिलेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टाइम पीरियड T1 हमारे पास टाइम पीरियड बता रखा है 3 सेकेंड, तो T1/T2 का रेशियो है 3/4 सेकेंड, राइट, रिस्पेक्टिवली। देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रेंड्स यहाँ पे 3/2 है, देन द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट विल बी, तो हमारा फॉर्मूला रहेगा T1/T2 इज इक्वल टू 2π 2π तो कैंसल, राइट, I/mb होल डिवाइड बाय I/mb, ये mb ऊपर ये mb नीचे, तो क्या हो जाएगा I1 m2 b2 अपॉन I2 m1 b1, ये बता रखा है 3/4, राइट। I1 I2 हमारा बता रखा है 3/2, मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो में चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमारा सेम है, 2 बार मैग्नेट ऑसिलेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा यहाँ पे सेम रहेगा, यानी उसको हम कैंसल कर देते हैं यहाँ पे, तो I2/I1 दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 9 होगा, ये 16 होगा, ये 3/2 होगा, 3 3 9 8 3/8। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो क्या जाएगा 8/3, तो यहां पे हमारा आंसर आया 8:3, राइट। फ्रेंड्स हम और थोड़े क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला हमारा है जेई मेन 2021 का,
इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक नीडल हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, मैग्नेटिक मोमेंट में बता रखा है 9.85 10⁻² एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रखा है 5 10⁻6 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। इफ इट परफॉर्म 10 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड, 10 ऑसिलेशन हो रहे हैं हमारे 5 सेकेंड में, तो एक ऑसिलेशन होगा कितने सेकेंड में, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा टाइम पीरियड, राइट। तो 5/10 यानी 1/2 सेकेंड हमारा टाइम पीरियड आया, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला है T = 2πI/mb। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करें तो ये हमारा हो जाएगा T² 4π² I/mb। हमें यहाँ पे निकालना है B। अब हम वैल्यू रखते हैं, हमें यहाँ पे फाइंड करना है B, तो B को ऊपर ले आऊँ, 4π² I/mt²। 4π² की वैल्यू है 9.85, I हमारे पास है यहाँ पे 5 10⁻6, m हमारे पास है 9.85 10⁻², T का है 1/2 1/2। फ्रेंड्स यहाँ पे ये कैंसल, 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 16 5 ज़ा 80, -6 ये -2 ऊपर आएगा, +2 80 10⁻⁴, एक डिजिट मूव करेंगे 8 10⁻³ टेस्ला, और हमें यहाँ मिल गया 8 मिली टेस्ला। तो हमारा आंसर आएगा 8, राइट। अब देखो बार मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक मोमेंट 5, मैग्नेटिक मोमेंट बता रखा है 5 एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर इज प्लेस इन पैरेलल पोजीशन रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड। पहले हमारी पैरेलल पोजीशन है, मैग्नेटिक फील्ड हम ले लेते हैं 4 10⁻⁻1 टेस्ला। द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड वर्क डन टर्निंग द मैग्नेटिक फॉर्म पैरेलल टू एंटी पैरेलल इज, θ1 से 0 से 180 डिग्री टर्न करने में कितना वर्क डन लगेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है JEE 2023 का। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन आया है, cos 0 - cos 180, m 5 b 4 10⁻⁻1 cos 0 1 cos 180 -1 माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 5 2 ज़ा 10 10 × 40, एक 0 कट जाएगा, 4 जूल आंसर आएगा, राइट। तो फ्रेंड्स और भी क्वेश्चन है पर मैंने लिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते फिर, इसलिए वो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, राइट। आप हमारे ये हैंड रिटन नोट्स नीचे से एक्सेस कर सकते हो, जो नीचे लिंक दी गई है वहाँ से। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय एवरीवन।